हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है न्यू एरा के इस चैनल में जहां पे आपको एनटीएससी और बोर्ड की प्रिपरेशन करवाई जाती है। मेरा नाम है अंकेश और मैं आप सबको फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी में मैं आज थोड़ा हाई लेवल का टॉपिक टच कर रहा हूं जो एनटीएससी स्टेज 2 में जनरली पूछा जाता है, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो आइए देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। एक्चुअल में कई बार हमारे पास कॉम्बिनेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे कॉम्बिनेशन 5 और 6 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जिसमें ना तो आप उसको सीरीज पे डिफाइन कर सको कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो जब आप उन रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को सीरीज और पैरेलल में क्लासिफाई नहीं कर सकते हो तो उस कंडीशन में 90% ऑफ द चांसेस वो किसके क्वेश्चन होते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे होते हैं, जैसे मान लो ये 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। अब आपने क्या लगाया, इनके बीच पे क्या लगाया, रेजिस्टेंस लगाए, ठीक। अब देखिए हाँ, तो यहां पे आप देखेंगे R1, R2, R3 एंड R4 और ये क्या हो गया आपका R5। ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में अगर आप A और B पॉइंट के बीच पे देखेंगे तो कोई भी 2 ऐसे रेजिस्टेंस आप नहीं देखेंगे कि जो सीरीज पे ही एकदम से लगे या पैरेलल पे ही लगे। इसलिए जैसे देखो यहाँ से करंट I1 गया, अगर इधर से I1 गया और इधर से I2 गया तो ये फिर से टूट के I1 किस पे कन्वर्ट हो गया, I1 माइनस मान लो इधर आ गया IG आ गया, तो इधर हो गया IG और इधर क्या बचेगा, I1 माइनस IG। कहीं पे भी जो करंट है या कहीं पे एक का सर और एक का पांव दोनों एक साथ नहीं जुड़े हैं तो ना आप इसको सीरीज कह सकते हो ना पैरेलल कह सकते हो। ऐसे कॉम्बिनेशंस पे हम इन कॉम्बिनेशंस को क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो हम अभी पढ़ रहे हैं, वैसे 2 टाइप के व्हीटस्टोन ब्रिज होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड और एक होता है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब यहाँ पे हम कौन सा पढ़ेंगे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को आप किरचॉफ्स लॉ, केवीएल, केसीएल से सॉल्व करते हैं, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। पर चलिए अभी हम आगे देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज ये बहुत अच्छा मेथड है एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। दिस इज द वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अगर मान लो कोई भी अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आप पता नहीं है तो इस मेथड से उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। When we cannot differentiate between the, और जब हम इसको कब लगाते हैं, when we cannot differentiate between the series and parallel combination, in some problem we use व्हीटस्टोन ब्रिज to make it simple। अब व्हीटस्टोन ब्रिज को हम क्यों लगाते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को इजी बनाने के लिए, क्योंकि हम केबीएल और केसीएल में जाएंगे तो हमको बहुत टाइम लगता है और व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम उस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये किस पे वर्क करता है, जैसे मान लो 2 वायर्स है ए और बी। अब इस पे 2 पॉइंट्स लिए हमने, मान लो इनका भी कुछ रेजिस्टेंस है, इधर भी रेजिस्टेंस है और इधर भी रेजिस्टेंस है। 2 पॉइंट्स ऐसे मिले, एक वायर ए में 1 और 2, वायर बी में 2। अब इन दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, V2। इस कंडीशन में यहाँ पे आप कितना भी वायर लगा दो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे करंट फ्लो भी नहीं करेगा, चाहे कितना भी रेजिस्टेंस लगा दो, चाहे कितना भी वायर लगा दो। When 2 points are at same potential, then there is no current flow between them। ये इसी कॉन्सेप्ट का यूज करता है, यही कॉन्सेप्ट का यूज करता है। This is mainly work on the concept the flow of the current between the two have the same potential। नो फ्लो ऑफ करंट, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा जब कहाँ पे होंगे, ये दोनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं
कैसे 2 पॉइंट सेम पोटेंशियल में होंगे और पोटेंशियल कैसे वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा। अब देखो, जैसे हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया जिस पे हमने बहुत सारे रेजिस्टेंस लिए। देखिए जनरली इस तरह के जो भी कॉम्बिनेशन आप देखेंगे वो किसके कॉम्बिनेशन होते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के। अब आपने इसको नाम दे दिया, नाम दिया R1, R3, R2, आपके हिसाब से R4। अब देखो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है, B है। अब ये क्या कहता है, अब इसको x मान लो और इसको y मान लो। ये कहता है कि इधर से करंट क्या आएगा, I1 आएगा बच्चों, और इधर से करंट आएगा I2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से देखना। तो ये बोलता है अगर x और y क्या होंगे, सेम पोटेंशियल में होंगे तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, x और y सेम पोटेंशियल पे हैं। और ये कैसे पता चलता है कि x और y सेम पोटेंशियल में है, इसके लिए एक ही कंडीशन है, अगर x और y सेम पोटेंशियल में होंगे तो इधर पे करंट फ्लो नहीं करेगा और ये कैसा हो जाएगा बच्चों, ये ऐसा हो जाएगा, ये इधर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब ये सर्किट देखो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया और ये आपस में मिलके फिर क्या बना लेंगे बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लेंगे। तो समझ में आया, जिसको हम अभी तक KVL KCL से सॉल्व करना पड़ेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे हमने इसको क्या है, सीरीज और पैरेलल में काफ़ी अच्छे से तोड़ लिया। ये कंडीशन कब है, ये कंडीशन पॉसिबल तब है जब 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 ये वाला रेजिस्टेंस R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4, R2 अपॉन R4। ये x और y का पोटेंशियल सेम तभी इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो जब R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4 हो। तो ऐसे इस कॉन्सेप्ट को लगा के हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, स्टोन ब्रिज। 2 पॉइंट्स अगर सेम पोटेंशियल में हो, 2 डिफरेंट वायर में, तो उन दोनों के बीच में करंट का जो फ्लो होगा वो 0 होगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम ये बताते हैं, अगर R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4, और यहाँ से देखोगे तो यहाँ से भी सेम है, R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4। R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R1 अपॉन R2। इस वाले कंडीशन में क्या देखा है हमने, यहाँ पे देखो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तब इस जो ये दिख रहा है, इसके अलोंग करंट फ्लो नहीं होगा, इसके अलोंग करंट फ्लो नहीं होगा। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो R1 अपॉन R2, जैसे यहाँ पे R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4। अब इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या इसको आगे हम कैसे सॉल्व करते हैं और इस पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे सिंपल आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ मैं, कि जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज लगेगा या नहीं लगेगा। तो अब चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ, अब मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, A और B पॉइंट्स के बीच में हमें एक सर्किट दे दी गई, हाँ, और ये हो गया और ये हो गया। अब देखो यहाँ पे और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे ये 2 ओम हो गया और ये 1 ओम हो गया और ये क्या हो गया 4 ओम हो गया और ये क्या हो गया 2 ओम हो गया। अब यहाँ पे A और B पॉइंट के बीच में ये क्या है, इसके अलोंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब क्या करोगे आप, सीरीज और पैरेलल लगाने की कोशिश करोगे, पर यहाँ पे सीरीज और पैरेलल दोनों के कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे 10 ओम भी है, कितना 10 ओम रेजिस्टेंस बीच वाले का दिया है। सबसे पहले आप चेक करो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, R1 अपॉन R3 या दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस आए तो क्या है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। तो अभी चलिए देखते हैं, 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 है क्या,
4/2 है, 2/1। यस, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल में होंगे तो इसके अलाउंग करंट कोई भी जाएगा नहीं, और अगर करंट ही नहीं जाएगा तो इसके अलाउंग कोई भी वोल्टेज हमारा खर्च नहीं होगा, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। फिर अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। ये देखिए, हाँ, अब हमारी सर्किट रिड्यूस कैसे हो गई, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 1 ओम और ये कितना 2 ओम। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये ए और बी पॉइंट्स के बीच में आपकी जो ब्रिज बन गई ऐसी बन गई। अब इसको हम कहाँ सॉल्व कर रहे हैं, देखो बच्चों बहुत ध्यान से, हम इसको कहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे, वहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 और 4 किस पे है, इधर से I1 गया, इधर से I2 गया। अब इस पे दोनों में सेम करंट है, मतलब ये दोनों क्या कौन से कॉम्बिनेशन में है बच्चों, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन है, ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज, और ये दोनों भी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से अगर निकालोगे तो आप देखोगे कि ऊपर और नीचे मिला के क्या मिला, ऊपर कितना मिला बच्चों, ऊपर मिला आपको, ऊपर मिला 6 ओम और नीचे मिला बच्चों आपको कितना, नीचे मिला आपको 3 ओम। अब ये किसका क्वेश्चन बन गया, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। आप डायरेक्ट सॉल्व करो तो 6, अब पैरेलल है तो 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चों, 1/6 प्लस 1/3। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R इक्विवेलेंट अगर निकालोगे तो मैंने क्या मेथड बताया था, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, 6 इंटू 3 अपॉन R1 प्लस R2 9, ये गया, ये 3 बचा, ये बचा 2। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और अगर बहुत KVL KCL से सॉल्व करोगे तो यही क्वेश्चन को आपको आधा घंटे कम से कम लग जाएंगे। तो ये क्वेश्चन को आपको आसान बनाता है, सिर्फ आपको ये देखना है कैसा क्वेश्चन है, ये क्या दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है R1/R3 इज इक्वल्स टू R2/R4, आप जैसे भी देखना चाहो, तो अगर ऐसा हो रहा है मतलब वहाँ पे ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे और वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। समझ में आया ना। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, अब चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन भी आएंगे, मान लो जैसे, हाँ कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आप, कुछ और क्वेश्चन जैसे, हाँ अब देखो आपको डायरेक्ट ना दिया हो, डायरेक्ट कैसे, मान लो अब आपको कुछ ऐसा बना दिया गया, A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। अब यहाँ पे आपको क्या बोल दिया गया कि यहाँ पे ये R है, ये R है, ये R है, ये R है और सारे R है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा फिर से कि ये सीरीज गया, पहले तो ये दोनों पैरेलल गए, फिर अपने में पैरेलल बनाने लगे, क्योंकि सर तो एक जगह हैं पर पाँव, सर तो एक जगह हैं, इन दोनों रेजिस्टेंस के सर एक जगह हैं पर पाँव अलग अलग है, मतलब क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने बताया था कि जहाँ पे जैसे अगर ये A पोटेंशियल है तो ये भी A पोटेंशियल होगा, क्योंकि जहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, वो सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल में होते हैं। और अगर सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल में होते हैं तो हम क्या मान लेते हैं कि ये अगर ये पॉइंट A है तो ये भी A होगा, तो ये भी A होगा, ये भी A होगा। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लग गया, इसको मान लो X, अगर ये X है ये भी X होगा। अब मान लो यहाँ से गए, ये मान लो Y, अगर ये Y है ये भी Y होगा, ये B था तो ये भी B होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में अभी भी कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो अब सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। हमारे पास कौन कौन से पॉइंट मिले बच्चों, A, X और Y, A, X और Y, A, X और Y,
ठीक है। अब देखो सर्किट को रीड्रॉ करते हैं अपन। सर्किट को रीड्रॉ कैसे करेंगे, पॉइंट ए लिया और पॉइंट बी लिया, फिर क्या लिया हमने लिया क्या बच्चों लिया, हमने लिया x और हमने लिया y। अब देखो a और y के बीच पे क्या रेजिस्टेंस है, कोई रेजिस्टेंस है, हाँ a और y के बीच पे हमने लगा दिया R। फिर उसके बाद देखो a और x के बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या, a और x के बीच में, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर मेरे लेक्चर्स को आपको फॉलो करना है तो पूरी तरीके से, वरना आप नहीं समझ पाएंगे बच्चों, इसलिए पहले के कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ें, ठीक है। अब देखिए उसके बाद a और x के बीच पे दूसरा रेजिस्टेंस है क्या, a और x के बीच में, चलिए हमने लगा लिया a और x के बीच पे एक रेजिस्टेंस, दोनों की वैल्यू क्या है, R है। फिर क्या है, y और x के बीच पे एक रेजिस्टेंस है, y और x के बीच पे एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए। फिर x और b के बीच पे एक रेजिस्टेंस है, वो भी लगा दीजिए। फिर देखिए y और b के बीच पे भी एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी लगा दीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर दो पॉइंट्स के बीच पे रेजिस्टेंस नहीं है तो वहाँ पे पोटेंशियल सेम होता है। इस तरीके से जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ते हैं, जहाँ पे रेजिस्टेंस लग जाएगा उन दो पॉइंट का पोटेंशियल अलग हो जाएगा, तो उनको अलग अलग नाम देके आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे फिर से ये किसका क्वेश्चन बन गया, P/Q=R/S हो रहा है, मतलब ये कैसा हो गया क्वेश्चन, व्हीट स्टोन ब्रिज का। और व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया मतलब क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया बच्चों मतलब इधर पे करंट नहीं जाएगा, इधर पे करंट फ्लो नहीं करेगा। इस कॉम्बिनेशन में फिर से आप इसको क्या बना सकते हो, देखो कैसे, इधर पे फिर से ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिला के ये कैसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, सीरीज 2R। फिर ये भी क्या हो जाएगा 2R। तो यहाँ से अगर देखोगे तो आप ये देख पाओगे कि ऊपर वाले का कितना हो गया बच्चों, ऊपर वाले का रेजिस्टेंस हो गया 2R और नीचे वाले का रेजिस्टेंस हो गया 2R। क्या हो गया, नीचे वाले का रेजिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, 2R। हाँ हाँ, अब ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट्स निकालो फिर से सीरीज। और ये किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। 2R का क्या होगा, 2R का क्या हो जाएगा, 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R कितना होगा 4R। इसको सॉल्व करोगे तो 2R, ये 2 गया, ये गया, ये बचेगा कितना R। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R के बराबर है। तो ऐसे भी कई बार आपको समझ दिखेगा नहीं, पर उस सर्किट को आपको सिंप्लीफाई करोगे तब जाके दिखेगा कि ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके और भी कई क्वेश्चन हो सकते हैं, पर जनरली इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं एनटीएससी में पूछे जाते हैं स्टेज 2 में। समझ में आया बच्चों। अब आगे चलते हैं अपन किसकी ओर, हाँ अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमने कुछ एक पॉइंट्स छोड़ दिए थे शुरुआत में, वो हम कैसे करते हैं। चलिए, ये है चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। चार्जिंग ऑफ अ बॉडी मैंने क्या बताया था, किसी बॉडी में चार्ज आता है, जैसे एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बॉडी न्यूट्रल होती है। अब अंदर से आप प्रोटॉन तो निकाल नहीं सकते, आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो, तो इलेक्ट्रॉन जब निकाल लेते हो तो बॉडी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। और अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन डाल देते हो तो वो क्या बोल देते हैं कि बॉडी निगेटिवली चार्ज हो गई। अब इसी चार्जिंग को हम कैसे करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। तो देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स फॉर चार्जिंग द बॉडी। पहला क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जैसे एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, इनके बीच में आपने क्या किया, फ्रिक्शन करवाया, जिसके कारण क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर हो गए। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन कम हुए वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जिस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए वो निगेटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया। जैसे ये दो बॉडी हो गई, बॉडी ए और ये हो गई बॉडी बी, इन दोनों को आपने क्या करवाया,
क्या करवाया, एक दूसरे के साथ रब किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गए। फिर क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, जैसे दो बॉडीज़ हो गई, दो बॉडीज़ कौन कौन सी, एक बॉडी ए हो गया है ना, और दूसरा बॉडी क्या हो गया, बी हो गया। अब यहाँ पे आप इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ दो। मान लो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉडी जिस पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो जब आप इसको इसके साथ ज्वाइन कर दोगे तो कुछ इसका पॉजिटिव चार्ज इस पे चला जाएगा, और ओवरऑल कंडीशन कैसी होगी, कुछ ऐसी कि ये बॉडी ए जो है ये और बॉडी बी जो है वो क्या है, ये। तो आधे चार्ज इस बॉडी में है और आधे चार्ज इस बॉडी में। ये क्या है, चार्ज एक बार लगा के आपने क्या कर दिया, चार्ज को कंडक्ट कर दिया। तो ये चार्जिंग का दूसरा मेथड हुआ। अब तीसरा क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है बच्चों, चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि एक बॉडी ए है, उसके पास आप कोई भी चार्ज दूसरी बॉडी बी लाते हो जो पॉजिटिवली चार्ज है। अब इस पे ले आओगे तो यहाँ पे जो इसके जैसे एटम तो किससे बना है, पॉजिटिव और निगेटिव से, तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो गए। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर इकट्ठा हो गए तो ये इधर पे ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब आपने इस बॉडी को क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, तो ये वाले सारे चार्ज क्या हो गए, नीचे फ्लो हो गए। तो अब जब अर्थ करने के बाद इसमें सिर्फ क्या बचेगा, एक टाइप के चार्ज, और वो है नेगेटिव। तो इसे क्या कह देते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, कि दूसरे के इन्फ्लुएंस के कारण इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव डेवलप हो गया। उस पॉजिटिव और निगेटिव डेवलप होने के कारण क्या हो गया, हमने इस दूसरे चार्ज इंड्यूस हो गए। अब इस पे से एक तरह का चार्ज निकाल लिया गया और दूसरे चार्ज वहाँ पे बच गए। तो ये क्या हो गया, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये आपको कई बार पूछ देता है एनटीएससी के फर्स्ट फेज में भी, कुछ ऐसे क्वेश्चन छोटे से बन जाते। उसके बाद मैंने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बहुत सारा आपको बताया था कि दो बॉडी को रब करोगे तो एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, एक निगेटिवली चार्ज। इस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बने हैं, और एक ही स्टेट में नहीं, बहुत सारे स्टेट में। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब करोगे तो ग्लास रॉड हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और सिल्क क्लॉथ में हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही वूल को करोगे तो वूल पॉजिटिवली चार्ज होगा, एबोनाइट और रबर ये सारे नेगेटिव चार्ज हो गए। ये भी देख लो, वुडन कोट और प्लास्टिक को करोगे तो वुडन कोट पॉजिटिव होगा और प्लास्टिक सीट क्या होगी, निगेटिव चार्ज होगी। ऐसे करके ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दूसरे तीसरे साल इनसे कोई ना कोई एक क्वेश्चन बन ही जाता है, तो हमेशा याद रख। अब चलिए एक और प्रॉपर्टी है, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज जो है ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास होता है, मतलब अगर कहीं पे चार्ज है तो उसका मास जरूर होगा। बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। मास बिना चार्ज के हो सकता है, पर चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना। अब क्या होता है क्वार्क्स, मैंने आपको नहीं बताया, बहुत सारे टीचर्स बता देते हैं। क्वार्क्स एक ऐसा चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है, पर ये हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए ये कभी भी एग्जिस्ट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, इसलिए हम इसकी बात कभी भी नहीं करते। तो इसको आप अभी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। चलिए बच्चों, इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।